प्रकाश इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रकाश पांडे आज आधुनिक भारत के इतिहास में एक नया विषय वस्तु लेकर उपस्थित हूँ, जिसे पेशवाओं का इतिहास कहा जाता है। पेशवाओं के इतिहास के नाम से पुकारा जाता है। पेशवाओं के इतिहास में क्या महत्व है, पेशवाओं ने इतिहास में क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया, इस पर हम चर्चा करते हैं। पेशवाई का इतिहास तो शुरू होता है शिवाजी से। शिवाजी ने एक अष्ट प्रधान मंत्री परिषद बनाया था और उसमें पेशवा का पद सृजित किया था। पेशवा एक महत्वपूर्ण पद होता था जो छत्रपति के बाद उसी का मुहर लगता था। छत्रपति के बाद जो मुहर लगता था वो पेशवा का ही होता था। लेकिन शिवाजी ने अपना पेशवा मोरोपंत पिंगले को बनाया। कई बार ये पूछा जाता है किसको बनाया था शिवाजी ने अपना पेशवा, कंपटीशन में पूछा जाता है। मोरोपंत पिंगले को बनाया था, त्र्यंबक मोरोपंत पिंगले। लेकिन जो शिवाजी के उत्तराधिकारी आए, उन उत्तराधिकारियों में संभाजी, राजाराम इत्यादि के शासनकाल में पेशवाई का महत्व कम हो गया। लेकिन जब शाहू गद्दी पे बैठा तो उसने पुनः इस पेशवा के पद को समझा कि ये कितना महत्वपूर्ण है, और उसने अपने सेनापति बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बनाया। बालाजी विश्वनाथ के बारे में बातें करें। बालाजी विश्वनाथ महाराष्ट्र में चित्पावन ब्राह्मण से संबंधित थे और इन्होंने 1713 में पेशवाई के पद को स्वीकार किया और 1720 तक इस पद पे बने रहे। इन्होंने बड़ी लगन से, मेहनत से काम किया और पुनः मराठा साम्राज्य को स्थापित करने का काम किया। इसी कारण इन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, सेकंड फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर कहा जाता है। यहाँ पे हम बातें करें, बालाजी विश्वनाथ ने लगभग दक्षिण भारत से चौद और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार मुगलों से प्राप्त किया और इसी सिलसिले में 1719 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ दिल्ली तक पहुँच गए और दिल्ली पहुँचने के पश्चात फर्रुखसियर ने चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार नहीं दिया, जिसके कारण फर्रुखसियर को गद्दी से हटा दिया गया। लेकिन एक बीमार युवक को मुग़ल बादशाह बनाया सैयद बंधुओं ने, और उसी सैयद बंधुओं के सहयोग से रफ़ी-उद-दर्जात के माध्यम से बालाजी विश्वनाथ ने मुग़लों के साथ एक समझौता किया, एक संधि किया और दक्षिण भारत से चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। और इसी कारण जैसे अधिकार प्राप्त कर लिया, इसी कारण रिचर्ड टेम्पल ने, इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल महोदय ने उसे मराठों का मैग्ना कार्टा कहा है, मराठों के लिए महाअधिकार पत्र कहा है। तो इस तरह देखा जाए तो बालाजी विश्वनाथ जाते जाते इस पेशवाई पद को वंशानुगत बना गए, वंशानुगत बनाने का काम किया। उस समय जो छत्रपति था वो शाहू था और यहाँ पर 20 वर्ष की अवस्था में ही दूसरा पेशवा बना, जिसे बाजीराव प्रथम कहा जाता है। ये 20 वर्ष का युवक गद्दी पे बैठा और गद्दी पर बैठने के पश्चात इसने हिंदू पादशाही की उपाधि धारण किया। इसने हिंदू पादशाही की उपाधि धारण किया, हिंदू धर्म के रक्षा का प्रण लिया। साथ ही साथ इसने ये भी कहा अपने साहू से, जो छत्रपति साहू था, उससे कहा कि इस समय मुग़ल साम्राज्य खोखले तने की तरह हो गया है, अगर इस पे प्रहार किया जाए तो इसकी शाखाएं
स्वयं ही गिर जाएंगे। कहने का निहितार्थ ये था कि मुगल साम्राज्य पतन की ओर जा रहा था और उस पे जगह जगह पे क्षेत्रीय शक्तियां हावी होती जा रही थी और उस पे अगर आक्रमण किया जाए तो निश्चित ही मराठों का उत्थान होता। इसके प्रत्युत्तर स्वरूप साहू ने कहा कि आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, निश्चित ही मराठों का पताका कटक से लेकर अटक तक फहराएंगे, कटक से लेकर अटक तक फहराएंगे। और इस तरह देखा जाए तो मराठा पताका अब फहराने का काम पेशवा बाजीराव प्रथम ने शुरू कर दिया। उस समय हैदराबाद 1724 में स्वतंत्र हो चुका था। वहाँ का शासक चिनखिलीच खां उर्फ निजाम बन चुका था। निजाम पर ही सबसे पहले टारगेट किया बाजीराव प्रथम ने और 1728 में निजाम पराजित हुआ और निजाम पालखेड़ा के युद्ध में 7 मार्च 1728 ईस्वी को पराजित हुआ और पराजित होने के पश्चात वो विवश होकर मुंगी सीवा गांव की संधि किया। मुंगी सीवा गांव की संधि किया और संधि करने के पश्चात अपने क्षेत्र से चौथ और सदेशमुखी वसूल करने का अधिकार कर दे दिया, मराठों को, पेशवा को दे दिया। उसके बाद देखा जाए तो पेशवा ने मालवा पर आक्रमण किया और 1728 ईस्वी में मालवा को भी जीत लिया और मालवा को जीतने के पश्चात मालवा पर मराठा पताका फहरा दिया गया। इसी कड़ी में उसने बुंदेलखंड पर भी आक्रमण किया। बुंदेलखंड उस समय बुंदेला राजपूतों के हाथ में था। इसी बुंदेलखंड के अंतर्गत इलाहाबाद भी आता था, प्रयागराज भी आता था और इससे बुंदेलखंड पर 1728 ईस्वी में आक्रमण किया। बुंदेलखंड का राजा छत्रसाल था। छत्रसाल थोड़ा बहुत प्रतिरोध किया लेकिन मुगलों की सहायता नहीं पहुंच पाने के कारण छत्रसाल ने घुटने टेक दिए और पेशवा के शानो शौकत में एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया और उसी रंगारंग कार्यक्रम में उसने अपनी नृत्यांगना मस्तानी को भेजा और वहीं पर मस्तानी का जब नृत्य देखता है बाजीराव प्रथम तो फिर उसे लेकर अपने राजधानी चला जाता है, पुणे चला जाता है और इसी पर आगे चल के एक पिक्चर भी बनी जिसे बाजीराव मस्तानी कहा जाता है। और इस समय देखा जाए तो छत्रसाल, कालपी, सागर, झांसी, हृदयनगर ये सब व्यक्तिगत जागीर के रूप में भेंट किया जाता है बाजीराव प्रथम को। ये पेशवा की व्यक्तिगत जागीर हो जाती है। उसके बाद देखा जाए तो मार्च 1737 ईस्वी में मात्र 500 घुड़सवारों को लेकर संपूर्ण भारत को जीतने के लिए अटक से लेके कटक तक मराठा पताका फहराने के लिए बाजीराव प्रथम रवाना होता है। बाजीराव प्रथम रवाना होता है और दिल्ली पहुंचता है। बुंदेलखंड को लांघता हुआ दिल्ली पहुंच जाता है और दिल्ली में 3 से 4 दिनों तक रुकता है। यहाँ तक कि मुग़ल बादशाह रंगीला रहता है, मोहम्मद शाह रंगीला रहता है और वह अपने लाल किला से बाहर नहीं निकलता है। उल्टे वह एक चित्रकार को कहता है कि बाजीराव का पेंटिंग बना के लाओ कि आखिर वो खड़ग लिए हुए घोड़े पे सवार होने के पश्चात दिखता कैसे। बाजीराव जब खड़ग लेता था और देखने में काफ़ी कुरूप था, उसको जब चित्रकार एक पेंटर बना के पेंटिंग लाता है और मुग़ल बादशाह रंगीला देखता है तो वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आती है तो ये कहता है कि ये जितना दिन तक दिल्ली में रहना चाहे इसे दिल्ली में रहने दिया जाए, किसी तरह से छेड़छाड़ न किया जाए। और इस तरह बाजीराव प्रथम यहाँ से पंजाब पहुँचता है और पंजाब के अटक तक मराठों का पताका फहरा के वापस आ जाता है। ये
बाजीराव प्रथम के द्वारा 500 घुड़सवारों के द्वारा दिल्ली पे चढ़ाई करना, यह एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए शुभ शकुन होता है, क्योंकि ये पोल खुल जाती है कि मुग़ल साम्राज्य खोखला है, मुग़ल साम्राज्य में कोई दम नहीं है। अगर दम होता तो निश्चित ही मुग़ल बादशाह 500 घुड़सवारों का सामना करता, और इसी कारण, इसी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर ईरान का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह 2 साल के अंदर ही दिल्ली पर आक्रमण कर देता है, दिल्ली को फतह करता है और तख्ते ताउस उर्फ मयूर सिंहासन जो शाहजहाँ ने बनवाया था कोहिनूर हीरा जड़ित, उससे ले जाने का काम भी करता है। आगे देखें, 1738 ईस्वी में गुजरात को बाजीराव प्रथम जीत लेता है। गुजरात को बाजीराव प्रथम में जीत लेता है और गुजरात का विलय भी मराठावाड़ में कर लेता है, महाराष्ट्र में कर लेता है। 1729 में देखा जाए तो 39 में देखा जाए तो पुर्तगालियों से वसीन को छीन लेता है, सालसेट को छीन लेता है और इस पर मराठा पताका फहरा दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण 1740 में मात्र 40 वर्ष की अवस्था में इस युवा पेशवा की बुखार लगने के कारण, फीवर होने के कारण मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु हो जाने के पश्चात इसका जो पुत्र है वो भी 20 वर्ष का ही है, जिसे बालाजी बाजी राव कहा जाता है, बालाजी सेकंड कहा जाता है, जो 1740 से लेकर 61 ईस्वी तक शासन करता है। इसी को नाना साहब के नाम से भी पुकारा जाता है। कई बार पूछा जाता है नाना साहब किस पेशवा को कहा जाता है, तो उसका आंसर है बालाजी सेकंड को, बालाजी बाजी राव को कहा जाता है। यह योग्य पिता का योग्य पुत्र था और इसने संपूर्ण भारत में मराठों का पताका फहरा दिया। एक तरफ तो मराठों का पताका फहराया, दूसरे नंबर पेशवाई पद को सर्वोच्च किया। जो छत्रपति था राजा राम सेकंड, उस राजा राम सेकंड से इसने 1750 ईस्वी में सगौला की संधि किया और उस सगौला के संधि के तहत उसने पेशवा का जो पद था वो नाम मात्र, पेशवा का जो पद था वो सर्वे सर्वा हो गया और छत्रपति का जो पद था वो नाम मात्र का हो गया। 1752 में इसने मुगलों से भी समझौता किया और संपूर्ण भारत से चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इसका भाई रघुनाथ राव दिल्ली 1757 में पहुंचा और उसने समझौता किया और समझौता करने के पश्चात 1758 में पंजाब पर भी आक्रमण कर दिया। उस समय पंजाब में देखा जाए तो अहमद शाह अब्दाली जो अफ़गानिस्तान का शासक था, उसके पुत्र तैमूर का अधिकार था, लेकिन तैमूर को रघुनाथ राव के डर से भागना पड़ा और इस तरह देखा जाए पंजाब का क्षेत्र भी भारत में विलय कर लिया गया। लेकिन संपूर्ण भारत से चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का रिजल्ट ये रहा कि अब अफ़गानिस्तान के शासक, अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली का सीधे मुकाबला मराठों से हुआ, क्योंकि जब संपूर्ण भारत से रक्षा के बदले में चौथ वसूल करने का अधिकार मराठों को मिल गया तो मरेगा कौन? मराठा। और ये जो तैमूर का भागना था, ये तैमूर का पंजाब छोड़ के भागना था, यही पानीपत के तृतीय युद्ध का पृष्ठभूमि बनाया। 1761 पानीपत का युद्ध तीसरे युद्ध का गवाह बना और यह युद्ध मराठों और अफ़गानों के बीच में लड़ा गया। मराठा सेना का नेतृत्व पेशवा बालाजी बाजीराव का पुत्र विश्वास राव कर रहा था, विश्वासराव भाऊ कर रहा था, जबकि सर्वे सर्वाधिकार सदाशिवराव भाऊ के हाथों में था, सदाशिवराव भाऊ के हाथों में था। और इस तरह यहाँ पर देखा जाए सदाशिवराव भाऊ
अपने मराठा परिवारों के साथ भरतपुर होता हुआ दिल्ली तरफ जाने लगा। उस समय भरतपुर का शासक जाट राजा सूरजमल था। सूरजमल ने सलाह दिया सदाशिवराव भाऊ को कि आप अपने बीवी बच्चों परिवार को यहीं पे छोड़ जाओ, क्योंकि मराठों की ये सबसे बड़ी दुर्गुण थी कि वो जहाँ पर भी जाते थे बीवी बच्चे सब लेके जाते थे। इसलिए यहाँ पे सलाह दिया, लेकिन सूरजमल के सलाह को सदाशिवराव भाऊ ने नहीं माना, जिसके कारण अहमद शाह अब्दाली के विरोध में कोई समर्थन नहीं दिया। इस युद्ध में कोई समर्थन सूरजमल ने मराठों को नहीं दिया। 1761 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में मराठे मारे गए। अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ। इस समय कुछ व्यापारियों के द्वारा बालाजी बाजीराव को, पेशवा को खबर पहुंचाई गई कि 2 मोती विलीन हो गए और कस्तूरियों की गणना नहीं की जा सकती है, अर्थात सदाशिवराव भाऊ, विश्वासराव भाऊ और लगभग मराठे 1 लाख से अधिक मराठे इसमें युद्ध में हताहत हुए, मारे गए। इसी पर मराठों के इतिहास लिखने वाले जदुनाथ सरकार कहते हैं कि शायद ही कोई मराठा परिवार था जिसने अपना सगा संबंधी भाई भतीजा न खोया। बहुत से मराठा परिवार का तो सर्वनाश हो गया, विनाश हो गया। और मराठा ही वो शक्ति थी जो अंग्रेज़ों के प्रभाव को हिंदुस्तान में रोक सकती थी। और मराठों के पतन होते ही 1761 ईस्वी में पतन होते ही 1764 ईस्वी तक हिंदुस्तान के हथेली पर दास्ता का चार्टर लिखने का कार्य अंग्रेज़ों ने कर दिया, जिसको मिटाते मिटाते 200 वर्ष लग गए। पेशवा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और 1761 ईस्वी में पेशवा की मृत्यु हो गई। पेशवा की मृत्यु हो जाने के पश्चात अगला जो शासक बना वह माधवराव बना। माधवराव बना और माधवराव 1772 में उसकी मृत्यु हुई। माधवराव का पुत्र नारायण राव गद्दी पर बैठ गया, लेकिन नारायण राव का जो चाचा था रघुनाथ राव, वो पेशवा बनने के लालच में उसकी हत्या कर दिया। पेशवा बनने की लालच में हत्या कर दिया, लेकिन रघुनाथ राव शासक नहीं बन पाया और अगला शासक कौन बन गया? माधव नारायण राव बन गया। माधव नारायण राव ने मराठों को बचाने के लिए, मराठा साम्राज्य को बचाने के लिए 12 भाई काउंसिल की नियुक्ति की और उससे 12 भाई काउंसिल में 12 मराठे अधिकारी होते थे, 12 मराठा अधिकारी होते थे। और इस तरह देखा जाए तो 12 मराठा अधिकारियों के माध्यम से देखा जाए तो यहाँ पर 12 अधिकारियों के माध्यम से शासन कार्यों को संचालित किया जाता था, शासन कार्यों को किया जाता था। लेकिन आगे हम बातें करें तो यहाँ पर रघुनाथ राव बम्बई प्रेसिडेंसी के शरण में चला गया। रघुनाथ राव बम्बई प्रेसिडेंसी के शरण में चला गया और बम्बई प्रेसिडेंसी ने पूना दरबार से कहा कि रघुनाथ राव को पेशवा मान लिया जाए। रघुनाथ राव को पेशवा यहाँ पे बम्बई प्रेसिडेंसी ने स्वीकार कर लिया और इसी कारण यहाँ पर देखा जाए तो अंग्रेज़ों और मराठों के बीच युद्ध छिड़ गया, जो 1775 से लेके 1782 तक चला और उसे ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना गया। इस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में 4 महत्वपूर्ण संधियाँ हुई। उन संधियों का कभी कभी क्रम भी पूछ दिया जाता है। इसमें देखा जाए तो 1775 में सूरत की संधि हुई, ये प्री में पूछा जाता है, कई बार प्री में पूछा जा चुका है। सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 में हुई। पुरंदर की संधि कब हुई? 1776 में हुई।
बड़गांव की संधि कब हुई? 1779 में हुई। और सालबाई की संधि कब हुई? 1782 में हुई। और इसी सालबाई की संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन बाद में देखा जाए तो 1795 में इस पेशवा की मृत्यु हो गई। और इस पेशवा की मृत्यु हो जाने के पश्चात अगला जो पेशवा बना वो बाजीराव सेकंड बना। और 1800 ईस्वी में देखा जाए तो नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई, जो 12 भाई काउंसिल को संचालित करता था और 12 भाई काउंसिल को नेतृत्व करता था, 12 अधिकारियों का नेतृत्व करता था। वही नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। और उसी नाना फडणवीस की मृत्यु पर कर्नल पामर ने लिखा कि इस मराठा के मरते ही मराठों का सयानापन ही चला गया। और फिर 1802 ईस्वी से पुनः द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हो गई। और इसी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हुई। और इस आंग्ल मराठा युद्ध में देखा जाए तो यहाँ पर 4 मराठा संघ बन गए। कौन कौन से 4 मराठा संघ थे? कौन मराठा संघ है, कहाँ पे रहता था, ये प्री का सवाल पूछा जाता है। इसमें देखा जाए तो जो पेशवा था वह पूना में रहता था। जब भी पूछा जाएगा कि पेशवा कहाँ पे रहता था, उसका मिलान कहाँ से किया जाएगा? उसका मिलान पूना से किया जाएगा। उसके बाद गायकवाड़ का मिलान कहाँ से करना होगा? गायकवाड़ का मिलान करना होगा बड़ौदा, जिसे आप बड़ोदरा कहते हैं। सिंधिया का मिलान कहाँ से होगा? सिंधिया ग्वालियर। सिंधिया का मिलान ग्वालियर से होगा। उसके बाद होलकर इंदौर में थे। और भोसले कहाँ पे थे? भोसले नागपुर। और इस तरह देखा जाए तो ये 5 मराठा घराने बन गए और इस सब ने मिलकर संघ बनाया। लेकिन ये संघ भी फेल हुआ। जो पेशवा था वह अंग्रेज़ों के शरण में चला गया और एक तरह से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी अंग्रेज़ों ने जीत लिया। और अंत में 1817 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हुई। और उसमें जितने भी मराठा क्षेत्र थे उन सभी क्षेत्रों को अंग्रेज़ों ने जीतकर अपने क्षेत्र में मिला लिया। और उस समय बाजीराव सेकंड को पेंशन देकर कानपुर के समीप बिठूर में बैठा दिया गया। और उसी बाजीराव सेकंड का दत्तक पुत्र था, जिसे नाना साहब सेकंड कहा जाता है, उर्फ दोधू पंत कहा जाता है, जो 1857 की क्रांति में कानपुर में नेतृत्व किया था। तो ये वीडियो कैसा लगा? इसे सब्सक्राइब करें, लोगों से सब्सक्राइब कराएं, मेरा मनोबल बढ़ाएं। थैंक यू, धन्यवाद।